Hello everyone, here's a quick editorial of LeetCode Weekly Contest 366. So let's start with the A problem. तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है कि हमें एक इंटीजर गिवन है n, ठीक है। हमें एक इंटीजर गिवन है m और एक हमें गिवन है इंटीजर m। हमें बताना है कि 1 से लेकर n तक काफ़ी सारे नंबर्स होंगे, तो इसमें से कुछ नंबर्स जो होंगे वो डिविजिबल बाय एन एम होंगे। मतलब समझ लो आई जो है 1 से लेकर n तक जा रहा है, तो कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो कि किससे डिविजिबल होंगे, m से, और कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो कि नॉन डिविजिबल बाय m होंगे, ठीक है, जो m से डिविजिबल नहीं होंगे। तो हमें बेसिकली क्या बताना है कि जो डिविजिबल नहीं होते नंबर्स, ठीक है, वो समझ लो उनका तुम्हें सम निकालना है, वो समझ लो आंसर 1 है। और कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो कि डिविजिबल होंगे, उनका सम समझ लो आंसर 2 है। तो तुम्हें एट द एंड बस रिटर्न करना है आंसर 1 माइनस आंसर 2, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। अब इसकी अप्रोच भी काफ़ी सिंपल है। अब इसके जब हम कंस्ट्रेंट्स देखेंगे ना, तो कंस्ट्रेंट्स हमें 1000 तक गिवन है। कहाँ तक गिवन है? 1000 तक। एंड ऑन एन और एम दोनों की वैल्यू सिंपल, हमें क्या करना है, 1 से लेकर 1000 तक आइटरेट करेंगे हम, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई करेंगे और हम आई बस चेक कर लेंगे कि मॉड्यूलो एम जो है ना, अगर वो डबल इक्वल्स टू 0 हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो डिविजिबल हो रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना है, आंसर 2 में प्लस करना है, आंसर 2 में अपना आई प्लस करना है, प्लस इज इक्वल्स टू आई। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब डिविजिबल नहीं होता, तो एल्स में हम क्या करेंगे, आंसर 1 में ऐड कर देंगे, ठीक है। आंसर 1 प्लस इज इक्वल्स टू आई, प्लस इज इक्वल्स टू आई। बस अब तुम्हें रिटर्न क्या करना है, आंसर 1 माइनस आंसर 2, आंसर 1 माइनस आंसर 2, ठीक है। तो इसको तुम एक वेरिएबल में भी कर सकते थे, मैंने सिंपली समझाने के लिए 2 वेरिएबल में किया। मैंने क्वेश्चन में, मैंने कॉन्टेस्ट में भी एक से ही किया था वेरिएबल से। दिखा देता हूँ मैं अप्रोच। तो अप्रोच काफ़ी सिंपल है, जैसे कि हमने एक वेरिएबल ले लिया, समझ लो आंसर 1 से लेकर n तक सिंपली आइटरेट किया। अगर आई मॉड्यूलो m 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली वो नंबर m से डिविजिबल है, राइट। सॉरी, आई मॉड्यूलो m नॉट इज इक्वल टू 0 है, तो मतलब वो m से डिविजिबल नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें एडिशन करना है, ठीक है। अदरवाइज जो दूसरा केस होगा, जब वो डिविजिबल होगा, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो बस दैट्स इट, आंसर 1 प्लस इक्वल टू आई और एल्स आंसर 1 माइनस इक्वल टू आई, और एंड में रिटर्न क्या करना है, आंसर, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं बी प्रॉब्लम पे। तो बी प्रॉब्लम को भी है ना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बी प्रॉब्लम में कुछ ऐसा दे रखा था हमें कि पहले तो मैं बता देता हूँ, बी प्रॉब्लम सिंपली एक ग्रीडी प्रॉब्लम है। और अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है ना, हमें कुछ टास्क दे रखे हैं, हमें एक एरे दे रखी है जो कि टास्क एरे, ठीक है। और हमें एक दे रखी है प्रोसेसर टाइम एरे, ठीक है। एक हमें दे रखी है प्रोसेसर टाइम एरे, प्रोसेसर टाइम एरे, ठीक है। ये गिवन है कि हर एक प्रोसेसर जो है ना, हर एक प्रोसेसर के पास कितने कोर्स हैं, 4 कोर्स हैं, ठीक है, 4 कोर्स हैं। तो इसका जो साइज है ना, जो प्रोसेसर टाइम एरे, मतलब हमारे पास टोटल हमें दे रखे हैं n प्रोसेसर्स, ठीक है, हमें दे रखे हैं n प्रोसेसर्स। और जो हमारी टास्क एरे है, उसका जो साइज है वो है 4 स्टार n, ठीक है, मतलब 4n। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है, हर एक प्रोसेसर के पास 4 कोर है, टास्क हमारे पास 4n है। तो सिंपली तुम्हें हर एक टास्क को, हर एक कोर को देना है। मतलब ऐसे है कि अगर तुम्हारे पास 8, मतलब 2 प्रोसेसर है, मतलब कितने, 8 कोर्स हो गए, ठीक है, दोनों में 4 + 4 8, और तुम्हारे पास टोटल 8 टास्क हैं, तो सबको एक एक कोर को एक एक टास्क मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़ गिवन है कि एग्जीक्यूट करने का जो टाइम होता है ना, मतलब प्रोसेसर जो है, समझो तुम्हारा स्टार्ट जो प्रोसेसर टाइम है ना, उसमें दे रखा है कि तुम्हारा प्रोसेसर किस टाइम पे स्टार्ट कर सकता है वर्किंग करना, ठीक है। वर्क किस टाइम पे स्टार्ट करेगा वो वर्क करना, तो वो समझ लो कि जैसे 4 सेकंड पे स्टार्ट करता है कोई भी एक प्रोसेसर का एक कोर, ठीक है। तो और एक हम इसको टास्क दे देते हैं 3,
मतलब जो टाइम लेता है हमारा 3 मिनट्स लेता है एग्जीक्यूट होने में, 3 मिनट 3 सेकंड, जो भी यूनिट तुम मानना चाहो। तो टोटल इसको कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम जो हमें लगेगा ना इस टास्क को एग्जीक्यूट करने का, तो 4 पे वो स्टार्ट होगा, 3 इसको टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, तो 4 + 3 = 7। तो हमें सारे टास्क को, सारे प्रोसेसर के कोर्स को देना है, मतलब एक कोर को एक टास्क, और इस वे में देना है कि हमारा सारे जो टास्क है ना वो मिनिमम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, जैसे कि एक समझ लो कि हमारे पास प्रोसेसर्स हैं, प्रोसेसर 8 और 10, मतलब ये प्रोसेसर टाइम है, और हमारे पास जो टास्क हैं वो कुछ ऐसे दे रखे हैं 2 2 3 1 8 7 4 5। हमें सिंपली क्या करना है कि हर एक जो भी टास्क है ना, मतलब जैसे 1 2 3 4, कोई भी 4 टास्क उठा के इसको दिए, क्योंकि एक प्रोसेसर के पास 4 कोर होते हैं, ये 4 उठा के इसको दिए। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो 10 + 8, मतलब 10 पे ये स्टार्ट होगा और 8 इसको एग्जीक्यूट होने में। तो मतलब अगर मैं इसके किसी एक कोर को देखता हूँ तो वो 18 सेकंड्स लेगा, दूसरा कोर्स इसका 17 सेकंड्स लेगा, तीसरा इसका 10 + 4 कितने 14 लेगा, फिर 10 + 5 कितना लेगा 15। तो ऐसे कुछ होगा। तो टोटल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है, मैक्सिमम टाइम लग रहा है हमारा 18 इस वाले प्रोसेसर के लिए। ऐसे ही कुछ इस वाले प्रोसेसर के लिए कुछ आएगा, मतलब समझ लो 8 + 2 8 + 2 8 + 3 और 8 + 1। तो इसमें हमारा कितना आया 11, मतलब ये हमारा 11 में एग्जीक्यूट हो जाएंगे पूरे के पूरे टास्क इस वाले प्रोसेसर की हेल्प से। तो मैक्सिमम आंसर होगा ना दोनों का, मतलब ये 11 में हो रहा है, ये 18 में हो रहा है, तो हम तो मैक्सिमम आंसर कंसीडर करेंगे, तो 18। ये ऑप्टिमल आंसर नहीं है, कल एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया है। तो इसको है ना करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि तुम खुद सोचो कि तुम्हारा कोई प्रोसेसर एक किसी टाइम पे स्टार्ट हो रखे हैं, वो हमको गिवन है, और हम प्रोसेसर्स को है ना सिंपली प्रोसेसर टाइम को सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम एक टास्क अभी केवल सोच लो कि मतलब हम सिंपली सॉर्ट करके देख रहे हैं कि मतलब क्या सिचुएशन होती है, हम टास्क को भी ऐसे सॉर्ट कर देते हैं जितने भी टास्क हैं। ठीक है, और एक प्रोसेसर को 4 टास्क मिलने हैं, ठीक है, क्योंकि 4 कोर्स हैं उसके पास। क्या मैं कह सकता हूँ कि जो पहला वाला प्रोसेसर होगा ना, मतलब जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे पहले वो होगा, क्या जो सबसे पहले वर्क करना स्टार्ट करेगा, तो मैं उसको सबसे ज़्यादा एग्जीक्यूशन टाइम वाला टास्क दूंगा, तभी मेरे पास आंसर ऑप्टिमल आएगा। मतलब मेरे को इसको सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा, और फिर सेकंड लास्ट सेकंड को भी इसको देना पड़ेगा, इसको भी इसको देना पड़ेगा, इसको भी इसको देना पड़ेगा, और फिर इनको इसको देना पड़ेगा, इसको इसको देना पड़ेगा, इसको इसको देना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि समझो इसकी वैल्यूज़ पहले से खुद तो ज़्यादा ही है, ये लेट स्टार्ट हो रहा है, और साथ में है ना तुम इसको ऐसी एक प्रोसेस दे दोगे जो खुद ज़्यादा टाइम ले रही है, तो ये भी बड़ा और ये भी बड़ा, तो समझ लो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जो छोटा है उसको बड़े देने की कोशिश करेंगे, और बड़े को छोटे देने की कोशिश करेंगे, तभी हमारे पास टोटल जो समय वो क्या आएगा, वो कम आएगा। तो समझो ये सबसे छोटा है, राइट, मतलब हमने सॉर्ट कर दिया है प्रोसेसर टाइम, तो हम उसको सबसे बड़ा देने की कोशिश करेंगे, तभी तो ओवरऑल हमारा आंसर जो है छोटे के पास बड़ा आया। और जो ये बड़ा है इसको हम सबसे एंड वाला आ जाएगा इसके पास, ये शुरुआत के 4 वाले, ये मैंने टास्क कम ले लिए थोड़े से, तो इसके पास ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको ही एग्जांपल दोबारा दिखा देता हूँ, वही वाला 10 8 2 2 3 1 8 7 4 5। ठीक है, तो इसको अगर सॉर्ट कर दूँ मैं तो क्या हो जाएगा, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो 1 2 2 3 4 5 7 8। अब मैं ये वाले टास्क जो है ना इसको दूंगा, सॉरी एक सेकेंड, मैं ये वाले टास्क जो है ना इसको दूंगा, और ये वाले जो है इसको दूंगा, तो इससे ही मेरा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये बड़े टास्क हैं, ज़्यादा टाइम लेने वाले, और मैं इसको छोटे प्रोसेसर के संग मतलब कम टाइम लेने वाले प्रोसेसर को दे देता हूँ, और जहाँ पे मतलब कम जो प्रोसेसर है वो लेट जल्दी स्टार्ट हो रहा है, और जो ये प्रोसेसर जो हमारा लेट स्टार्ट हो रहा है इसको मैं ऐसे टास्क दे देता हूँ जो कि काफ़ी कम टाइम ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कितना हो जाएगा, 8 + 8 मैक्सिमम जो है ना इसका एक कोड 16 सेकंड लेगा, और यहाँ पे हमारा कितना लेगा, मैक्सिमम 13 सेकंड। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 16 सेकंड्स। तो बस यही अप्रोच थी।
अब मैं बता देता हूँ कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन जैसे अभी मैंने बताया, दोनों को सॉर्ट करो और तुम्हें क्या करना है कि शुरुआत वाले जो टास्क है ना, समझो कि हमारे टास्क के मतलब तुमने सॉर्ट कर दिया, तुम्हारे टास्क के इंडिसेस कुछ इस तरीके से आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0 वाला कौन से तुम्हें प्रोसेसर को देना है, 0 वाले प्रोसेसर को, और प्रोसेसर है समझ लो कुछ इस तरीके के, ठीक है 0 1 2। 1 वाला किसको देना है, सॉरी मैंने एक गलती कर दी। तो तुम्हें 0 वाला कौन से वाले को देना है, जो कि है लास्ट प्रोसेसर। लास्ट प्रोसेसर समझो तुम्हारे दो प्रोसेसर हैं 0 1, तो 0 वाला जो टास्क है तुम दोगे 1 प्रोसेसर को, ये वाला है, ये वाला किसको दोगे 1 वाला टास्क 1 प्रोसेसर को। 2 वाला टास्क किसको दोगे 1 को। 3 वाला किसको दोगे 1 को। 4 वाला 0 को। 5 वाला 0 को। 6 वाला 0 को। 7 वाला 0 को, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरे प्रोसेसर है ना, मतलब जो मेरा सबसे पहला टास्क है वो सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग जो जो सबसे ज़्यादा स्टार्ट होने में प्रोसेसर टाइम लेता है, हम उसको देंगे, है ना। तो समझ लो कि मेरे प्रोसेसर टाइम कुछ 3 और 6 थे, कुछ भी, ठीक है 3 और 6। तो सबसे पहले मेरा 6 वाला यूज़ होगा पहले वाले शुरुआत वाले टास्क में, फिर मेरा कौन सा वाला होगा 3 वाला यूज़। अगर 10 6 3 होते तो सबसे पहले 10 वाला यूज़ होता सबसे शुरुआत वाले टास्क में, फिर 6 वाला, फिर 3 वाला, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं प्रोसेसर टाइम वाले CPUs को भी मैं क्या कर दूंगा, सॉर्ट कर दूंगा, और मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, जिससे कि है ना जो सबसे ज़्यादा CPU स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है, जो प्रोसेसर टाइम ले रहा है, वो हमारा सबसे पहले शुरुआत वाले जो कम टाइम लेने वाले टास्क हैं उनमें यूज़ हो, ठीक है। तो बस यही करना है इसको कि तुम सबसे पहले जो है प्रोसेसर टाइम वाले को सॉर्ट करो, किस ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, और तुम जो है टास्क को इसके वो करो, सॉर्ट करो किस में, सिंपल सॉर्टेड ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तुम्हारे समझ लो कि टास्क के कुछ इंडिसेस इस तरीके से हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और तुम्हारे जो तुम्हारे प्रोसेसर हैं उसके तुम इंडिसेस ऐसे 0 1 ले लो, 2 ही हैं। तो अब तुमने इस वाले को सिंपल, ये कौन से ऑर्डर में है, ये सिंपल सॉर्टेड ऑर्डर में, और ये वाला कौन से ऑर्डर में, सॉर्टेड है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, जो प्रोसेसर है, और ये है टास्क। तो बस तुम्हें क्या करना है, 0 वाला जो टास्क है उसको 0 के साथ लो, 1 वाला 0 के साथ, 2 वाला 0 के साथ, 3 वाला 0 के साथ, 4 वाला 1 के साथ, 5 वाला 1 के, 6 वाला 1 के साथ, 7 वाला भी 1 के साथ। दैट्स इट। और सब तुम देख लो तुम्हारा मैक्सिमम टाइम कितना आ रहा है, वो ही तुम्हारा आंसर होगा। अब 0 वाला 0 के संग आ रहा है, 1 वाला 0 के संग आ रहा है, 2 वाला 0 के संग, 3 वाला 0 के संग, ठीक है। ये चार टास्क तुम्हारे 0 के संग आ रहे हैं। फिर 4 वाला किसके साथ आ रहा है, 1 के साथ, 5 वाला भी 1 के संग, 6 वाला भी 1 के संग, 7 वाला भी 1 के संग। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डिवाइड 4 चेक करना है हमें, बस 0 1 2 3 का डिवाइड 4 करोगे कितना आएगा 0, तो ये आएगा 0 प्रोसेसर के साथ। 4 5 6 7 का डिवाइड 0 कर डिवाइड तुम 4 करोगे कितना आएगा 1 आएगा। तो वो कौन से प्रोसेसर के संग यूज़ करना है तुम्हें, ये 1 के संग। 8 के संग करोगे तो कौन सा डिवाइड 4 कितना आएगा 2। ये तुम्हें किसके संग यूज़ करना है, तुम्हें यूज़ करना है सेकंड इंडेक्स वाले या फिर थर्ड प्रोसेसर के साथ। तो अब मैं ना अप्रोच दिखा देता हूँ कि इसका कोड कैसा था। तो कोड काफ़ी सिंपल है, ए को सॉर्ट करो, बी को सॉर्ट करो। बी को किस ऑर्डर में सॉर्ट करना है तुम्हें, रिवर्स ऑर्डर में, राइट। आंसर को 0 ले लिया इनिशियली, क्योंकि मेरे को लेना है मैक्सिमम आंसर जो भी होगा मेरा, है ना। तो अब मैं क्या कर दूंगा कि सारे टास्क पे आइटरेट कर दिया मैंने, जितने भी टास्क थे, मतलब ये मैं बता देता हूँ कि जो ए वाली एरे है प्रोसेसर टाइम वाली है, और बी वाली जो है वो है तुम्हारी टास्क वाली एरे, है ना। सॉर्ट किया, नहीं मैंने हाँ नहीं सही है, जो मैंने शायद उल्टा बोल दिया, ए वाली जो थी वो थी तुम्हारी टास्क वाली, और जो तुम्हारी बी वाली है वो तुम्हारी प्रोसेसर टाइम वाली। इनमें से कोई एक थी, मेरे को अच्छे से याद नहीं। अब इसके बाद मैं सारे के सारे जैसे टास्क पे गया, तो मैं सारे के सारे बी वाली जो टास्क कह रही थी मैं सबके टास्क पे गया, और मैंने उसका डिवाइड 4 चेक किया, क्योंकि मैं कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहा हूँ उसका डिवाइड 4 वाला, उसके इंडेक्स का डिवाइड 4, ठीक है। तो मेरा टोटल टाइम कितना लग जाएगा, BI उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम लगेगा, और साथ में जो प्रोसेसर का स्टार्टिंग टाइम, तो AI/4,
इसका मैक्सिमम निकालो इन दोनों का सम का और रिटर्न कर दो आंसर। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, आई गेस इतनी टफ प्रॉब्लम थी नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं थर्ड वाली प्रॉब्लम के संग। थर्ड वाली प्रॉब्लम मतलब स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो कि पता होनी चाहिए कि मतलब कंस्ट्रेंट्स देख के और सारी चीज़ें देख के हमको क्या मतलब कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ, पहले तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास दो स्ट्रिंग है, ठीक है, दो स्ट्रिंग है ए और बी। तो तुम्हें क्या करना है कि ए और बी को बेसिकली इक्वल बनाना है ना, और ये क्या है, बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं। अब तुम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हो, तुम कर सकते हो कि तुमने ए स्ट्रिंग को पकड़ा, इसके दो एडजेसेंट कैरेक्टर उठाए और दोनों को रिवर्स कर दिया, दोनों को फ्लिप कर दिया। ठीक है, जैसे कि अगर 0 1 थे तो किस में हो जाएंगे, 1 0 में, 0 0 थे तो किस में हो जाएंगे, 1 1 में। तो इस तरीके से तुम फ्लिप कर सकते हो। तो इसकी कॉस्ट जो होगी ना, जब तुम एडजेसेंट दोनों को फ्लिप करोगे, उसकी कॉस्ट होगी 1। या फिर तुम एक काम और कर सकते हो कि तुम कोई भी दो पकड़ लो, कोई भी रैंडम दो कैरेक्टर्स पकड़ो, एक आई इंडेक्स वाला, एक जे वाला। समझ लो ये 0 था, ये 1 था, तो तुम इसको भी फ्लिप कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 1, ये आ गया 0। अगर ये 1 1 था तो 0 0 आ जाएगा। इस वाले ऑपरेशन की जो कॉस्ट है ना, जो किसी भी दो रैंडमली कैरेक्टर्स को उठा के फ्लिप कर दो, तो उसकी कॉस्ट है तुम्हारी x, और एडजेसेंट वाले की है तुम्हारी 1। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि तुम्हारा टोटल मिनिमम कितनी कॉस्ट में, मिनिमम कितनी कॉस्ट में तुम है ना ए स्ट्रिंग को बी के बराबर बना दो। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स हैं इसके 500 तक जो लेंथ है ना। अब है ना इस क्वेश्चन को देखते ही मतलब मैं बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या आया था। एक तो इसके कंस्ट्रेंट्स छोटे हैं, ठीक है, एक तो ये दिमाग में आया। दूसरा दिमाग में आया, मेरे दिमाग में आई थी चॉइसेस। चॉइसेस क्यों आई, तुम सोचो तुम्हारे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तुम्हारे पास 0 1 0 1। मैं अभी केवल ए स्ट्रिंग को लेके बता रहा हूँ, ठीक है, ये ए है, ये दूसरी कोई बी होगी। ठीक है, अब मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पे स्वैपिंग मतलब फ्लिपिंग ऑपरेशन लगा सकता हूँ या तो नहीं लगा सकता। मेरे पास चॉइसेस है, या तो तुम लगा सकते हो या तो नहीं लगा सकते, 2 चॉइसेस। फिर मैं जब यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे भी फ्लिपिंग ऑपरेशन लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, 2 चॉइसेस। यहाँ पे भी मैं ऑपरेशन लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, 2 चॉइसेस। ठीक है, ऐसे ही मैं सब पे मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस। हर किसी मतलब हर किसी इंडेक्स में मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। अब ये कुछ करने के बाद जो है ना, मेरे पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जहाँ पे कि ए आई जो है, मतलब कुछ ऐसे इंडेसेस होंगे जहाँ पे ए आई बी आई के बराबर हो गया होगा, और कुछ ऐसे इंडेसेस होंगे जहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई होगी। तो अगर समझो कि जहाँ पे ए आई इज डबल इक्वल्स टू बी आई है, तो इसका मतलब मेरे को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है क्या ए में? अब नहीं है ना ऑब्वियसली, मतलब उस वाले ए आई पे, क्योंकि वो ऑलरेडी इक्वल हो गए। जहाँ पे ये चीज़ नहीं है, मतलब ए आई बी आई के बराबर नहीं है, ठीक है, और ये मैंने समझो कि ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेशंस थे ना, मैंने हर एक इंडेक्स पे जाके, जो कि मेरे पास 2 चॉइसेस थी, ये मैंने परफॉर्म कर लिए, उसके बाद की सिचुएशन है। ठीक है, अब मैं कोई भी ऑपरेशन ऐसा है ना जो एडजेसेंट फ्लिपिंग वाला है वो नहीं करने वाला, क्योंकि हमने सारे के सारे पे चेक कर लिया। हमारे पास समझो 2 2 चॉइसेस हैं, और हमने हर इंडेक्स पे देख लिया कि भाई मैं इस पे लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अब उसको करने के बाद जो कि मेरे ए आई डबल इक्वल्स टू बी आई है, उन पे कुछ ज़रूरत नहीं है मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने की। जो कि मेरे नॉट इक्वल हैं, जो ए आई बी आई के इक्वल नहीं है, वो समझ लो कुछ इंडेक्सेस आए, I1 I2 I3 I4। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं किसी भी दो को पकड़ूंगा और उन दोनों पे फ्लिपिंग ऑपरेशन लगा दूंगा एक्स कॉस्ट में, इनमें से भी किसी दो को पकड़ूंगा एक्स कॉस्ट में कर दूंगा। तो मेरे जो ऊपर से कॉस्ट आ रही थी ना, जो मेरे एडजेसेंट स्वैप करके कॉस्ट आ रही थी, समझ लो वो y थी। तो अब मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, +2 स्टार x, क्योंकि मेरे दो जो है ना, मतलब अगर ये मेरे 4 इंडेसेस बचे तो मैं 2 2 के पेयर बना के फ्लिप कर दूंगा ना उन्हें। तो मैं 2 2 के पेयर बनाऊंगा, तो मतलब जैसे 4 थे तो 4 / 2
मॉड्यूलो हो गया ये 4/2 मल्टीप्लाई में x, ठीक है। वो सिंपल सा ही ऑपरेशन है। तो इससे हमें क्या समझ आया? इससे हमें समझ आया कि मेरे पास अगर एक a स्ट्रिंग गिवन है और b गिवन है, ठीक है। a के इंडेक्सेस कुछ ऐसे हैं i1, i2, i3, in तक। तो या तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता। मतलब जो फ्लिपिंग ऑपरेशन है i2 से i3 के बीच लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता। i3 से i4 के बीच लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज़ समझनी होगी, जब भी तुम्हें है ना चॉइसेस दिखें, ये बात हमेशा याद रखना कि ये क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है। जब भी चॉइसेस दिखें और छोटे कंस्ट्रेंट्स भी दिख जाएं, तो समझ लेना कि वहाँ पे डीपी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है लगना चॉइसेस में। तो बस इसका सॉल्यूशन डीपी ही था। तो मतलब मेरे को पता नहीं इसकी ग्रीडी अप्रोच एग्जिस्ट करती है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ बाद में चेक, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने डीपी से इम्प्लीमेंट किया था इसको। तो बस इसमें यही किया था कि मैंने सबसे पहले कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, मैंने कर लिए एडजेसेंट फ्लिपिंग वाले, कि भाई याद मैं i1 पे एडजेसेंट फ्लिपिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, i2 पे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, i3 पे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो जब मेरे पास ये चॉइसेस आई तो मेरे पास कुछ जो इंडेसेस थे वहाँ पे ai जो है वो bi के बराबर बन चुके थे, और कुछ ऐसे इंडेसेस थे जहाँ पे ai bi के बराबर नहीं थे, ठीक है, bi। तो मैंने बस ये काउंट कर लिया कि भाई ऐसे कौन से इंडेसेस हैं जहाँ पे ai bi के बराबर नहीं थे, और जो भी ऐसे इंडेसेस थे जहाँ पे ai bi के बराबर नहीं थे, इनको मैंने टोटल काउंट कर लिया, ठीक है। इनको मैंने क्या कर लिया, काउंट। और एंड में मैंने अगर समझो कि मेरे पास काउंट 6 आया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को 3 के 2 पेयर बनाने पड़ेंगे फ्लिपिंग लगाने के लिए। तो मैं देखूंगा काउंट बाय 2 मल्टीप्लाई x, तो मेरी एंड में इतनी कॉस्ट और प्लस हो जाएगी। जो फ्लिपिंग ऑपरेशन पहले से आ रही थी वो तो हो ही रही थी, समझो y है प्लस इतना, ठीक है। तो एक सिंपल सी इक्वेशन है। लेकिन तुम्हें है ना, अब मतलब डीपी की स्टेट सोचो कि कौन सी होगी। एक तो जिससे तुम आइटरेट कर रहे हो आई वाली, एक तुम्हारा होगा काउंट वाला, एक तुम्हारा और होगा जो कि होगा पैरिटी। पैरिटी क्या है कि समझो कि तुमने एंड में है ना रिवर्स कर दिया, मतलब 0 था, मतलब तुमने किसी एक इंडेक्स पे i-1 पे जो है ना एडजेसेंट फ्लिपिंग वाला लगा दिया, एडजेसेंट फ्लिपिंग। तो क्या मैं बोल सकता हूँ जो आई पे पैरिटी आएगी ना, आई पे जो पैरिटी आएगी वो 1 आएगी। पैरिटी 1 का मतलब कि इसके पीछे वाला जो है ना वो रिवर्स किया है हमने, मतलब इसके पीछे हमने एक रिवर्स फ्लिपिंग ऑपरेशन लगाया है, ठीक है, नॉट रिवर्स एक्चुअली फ्लिपिंग। तो हमने इसके पीछे वाले इंडेक्स पे एक फ्लिपिंग ऑपरेशन लगाया है, तो तुम्हारी जो पैरिटी है ना वो भी चेंज होने वाली है। तो इसका मतलब अगर तुम्हारी पैरिटी 1 थी पहले, तो अब तुम्हारी पैरिटी 0 हो जाएगी। तुम्हारी अगर पैरिटी 0 थी पहले, नॉट एग्जैक्टली पैरिटी, बट अगर तुम पहले 1 थे तो तुम अब 0 हो जाओगे, और तुम अगर पहले 0 थे तो तुम अब 1 हो जाओगे। किस केस में, अगर तुम्हारा जो लास्ट में है ना एडजेसेंट फ्लिपिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया हो, या फिर तुम्हारी जो पैरिटी है वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। और तुम्हारी पैरिटी 0 है तो इसका मतलब है कि तुमने कोई भी लास्ट में फ्लिपिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। तो जो 1 है i-1 पे, तो जो i पे है ना अगर वो 1 है तो 1 के बराबर ही रहेगा, जो 0 है तो 0 के बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो डीपी की स्टेट्स कुछ कुछ ऐसे होंगी। तो बस अब मैं इसके सॉल्यूशन में मूव करता हूँ डायरेक्ट, मतलब काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसको, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमें यहाँ पे, पहले मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या है कि डीपी ले ली। डीपी की 3 स्टेट जैसा कि मैंने बताया, और एक पैरिटी का, एक काउंट का, और एक आइटरेट करने वाले इंडेक्स का इनिशियलाइज करके -1 रखी, ठीक है। और हाँ, इसमें क्वेश्चन में गिवन था अगर तुम्हारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो सकता तो एंड में रिटर्न करना है -1। तो मैं जो कि बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं हम। तो अब सबसे पहले हम गए और हमने देखा कि मतलब ये नॉर्मल जैसे हम डीपी लगाते हैं, आई जे करंट पैरिटी डबल इक्वल्स टू -1 है। तो मैंने क्या ले लिया कि अभी मेरा करंट वाला कैरेक्टर ai के बराबर है, ठीक है। अगर मेरी करंट पैरिटी 1 हुई तो इसका मतलब ये कि जो कैरेक्टर है मेरा वो क्या है, मतलब पीछे से हमारा एडजेसेंट फ्लिपिंग हुई होगी तो करंट वाला चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली 1 को 0 किया और 0 को 1 किया है, ठीक है। अगर 0 होगा तो 1 हो जाएगा। अब मैंने चेक किया कि करंट क्या हमारा करंट bi के बराबर है। अगर bi के बराबर है
तो अब हमारे पास दो चॉइसेस हैं कि या तो मैं फ्लिपिंग ऑपरेशन लगाऊंगा या तो मैं इस पर फ्लिपिंग ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा। सोचो मैं फ्लिपिंग ऑपरेशन सबसे पहले नहीं लगाता तो मेरी जो पैरिटी होगी अगले वाले पे वो ज़ीरो जाएगी, क्योंकि अब रिवर्स तो हो फ्लिपिंग तो हो नहीं रही है। और ए आई बी आई के बराबर है तो जे जो काउंट को इंडिकेट कर रहा है तो काउंट मेरा अब बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली मतलब ए आई बी आई के बराबर है, मेरा काउंट नहीं बढ़ेगा इस वाले इंडेक्स पे और हम आगे वाले इंडेक्स पर मूव कर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम कोई वो नहीं ले रहे, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उसकी जीरो कॉस्ट प्लस ये वाले फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। अगर मैं फ्लिपिंग ऑपरेशन इस पर लगा रहा हूँ तो उसकी जो कॉस्ट होगी पहली बात तो 1 होगी। ठीक है, एक होगी एडजेसेंट फ्लिपिंग के लिए, और मैंने इसको बढ़ा दिया आगे की तरफ। मैं क्या करता हूँ, मैं आगे वाले इंडेक्सेस के लिए अब चेक करता हूँ, और अगर मैं फ्लिपिंग ऑपरेशन सोच लो मैं लगा रहा हूँ तो पहले ये इक्वल थे करंट डबल इक्वल्स टू बी आई, अब वो इक्वल नहीं रहेंगे ना, पहले 0 0 हो गए थे तो अब 0 1 हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम फिर से फ्लिपिंग ऑपरेशन लगा रहे हो। तो बस तो यहाँ पे क्या है कि तुम्हारी जो तुम्हारा काउंट तुम्हारा किससे बढ़ जाएगा, 1 से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये नॉन इक्वल वाला पोर्शन आ गया, मतलब ए आई बी ए के बराबर नहीं होगा इस वाले मोमेंट पे। और तुम्हारे जो एडजेसेंट फ्लिपिंग लगा रहे हैं तो आगे पैरिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि जिससे पता लगे कि हमने पीछे हमने फ्लिपिंग वाला ऑपरेशन लगाया है। और ये हमें चेक करना है कि देखो जो तुम्हारा फ्लिपिंग ऑपरेशन है ना वो तुम तभी लगा सकते हो जब जो तुम्हारा इंडेक्स है ना n-2 तक हो। अगर तुम n-1 पे हो तो तुम आगे की तरफ फ्लिपिंग ऑपरेशन कैसे ही लगाओगे, है ना, आगे की तरफ कोई भी इंडेक्स नहीं है। तो उस वाले केस में हमारे पास केवल एक ही चॉइस लगती है कि फ्लिपिंग ऑपरेशन नहीं लगाए। उस वाले केस में क्या होगा कि वो जो हमारी पैरिटी है वो जीरो ही रहेगी, काउंट हमारा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि करंट डबल इक्वल्स टू बी आई है और हम आगे वाले इंडेक्स पर मूव कर जाएंगे। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी सेम तरीके की कंडीशन कंप्यूट करी है कि सबसे पहले हमारा आई अगर आई इज लेस देन इक्वल्स टू n-2 है या फिर i+1 इज लेस देन इक्वल्स टू n-1, तो अगर तुम फ्लिपिंग ऑपरेशन जो है ना परफॉर्म नहीं करते तो तुम्हारा काउंट जो है अब वो 1 से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्स वाला पार्ट है जहाँ पे करंट नॉट इक्वल्स टू बी आई वाला है, तो तुम आगे मूव कर जाओगे और पैरिटी को ज़ीरो रखा। अब तुम या तो एक कॉस्ट लगाओ और फ्लिपिंग ऑपरेशन परफॉर्म करो, तो उस वाले केस में अब तुम इक्वल हो जाओगे तो काउंट तो नहीं बढ़ेगा, पैरिटी 1 हो जाएगी और आई को 1 से बढ़ा दो। और ये है एल्स वाला केस कि मतलब n-1 पे पहुंच गए तो हमें बिना फ्लिपिंग वाला ही लगाना पड़ेगा, तो उस केस में जो जे है वो 1 से बढ़ जाएगा और जो तुम्हारी पैरिटी है वो 0 ही रहेगी। बस एंड में ये रिटर्न कर दो तुम्हारी डीपी। ठीक है, अब बेस केस क्या होगा इसका, हमारा ये फ्लिपिंग वाली हमने देख लिया एडजेसेंट, जो तुम्हारे एंड में बचे होंगे ना सारे के सारे कुछ जो तुम्हारे काउंट बचे होंगे वो पक्का डिविजिबल बाय 2 ही होने चाहिए, तभी हमारा आंसर आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि सोचो तुम्हारे पास 5 बचे, ठीक है, 5 तुम्हारे पास काउंट बचे, 5 जे बचे, 5 ऐसे इंडेक्स बचे जहाँ पे आई बी आई के बराबर नहीं है, तो तुम कैसे ही कर सकते हो उन्हें। मतलब मैं एक बार दिखाता ही हूँ। जैसे कि तुम सोचो कि तुम्हारे पास 3 है, तुम्हें 1 1 0 है, ये तुम्हारा 3 5 6 3 इंडेक्सेस है। अगर तुम्हें इनको रिवर्स मतलब तीनों को फ्लिप करना हो 0 0 1 बनाना तो तुम कभी नहीं कर सकते हो अगर तुम 2 2 के पेयर चूज करोगे। क्यों? 1 1 को चूज करके सोचो तुमने 0 0 बना दिया, अब तुम 0 है, अब तुम 0 को इस वाले 1 के संग करोगे, इस वाले 1 के संग करोगे तो ये तो 1 हो जाएगा लेकिन ये 1 हो जाएगा फिर से, तो इसलिए परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस मैंने ये सिंपली चेक किया कि मेरा इक्वल है कि मतलब मैं रिटर्न कर देता हूँ सिंपली। अगर मेरा डिविजिबल हो रहा होता है जे टोटल काउंट तो मैं j/2 इंटू एक्स, नहीं तो मैंने रिटर्न कर दिया एक बड़ा नंबर, जिससे कि मेरे को पता रहे कि मेरा आंसर नहीं आ रहा, तो मैंने एक बहुत बड़ा नंबर रिटर्न कर दिया 1E9। तो इससे क्या होगा कि अगर मेरा आंसर जो है ना फाइनल आंसर वो 1E9 से बड़ा आ रहा होगा, इक्वल आ रहा होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसा कोई भी एक भी ऑपरेशन इस तरीके का एग्जिस्ट नहीं करता होगा जिसमें कि हमारा आंसर एग्जिस्ट करता हो। तो आंसर को मैंने उस केस में क्या कर दिया -1, क्योंकि हमें रिटर्न -1 करना था उन केसेस में, और हमने सिंपली कर दिया। अदरवाइज आंसर को आंसर ही चलने दो जो कि हमने यहाँ से निकाला डीपी से, और रिटर्न कर दो एंड में आंसर। तो लेट्स मूव टू द फोर्थ प्रॉब्लम। ये फोर्थ प्रॉब्लम थी ना, ये भी ग्रीडी ही थी, थोड़ी सी ग्रीडी और थोड़ी सी बिट्स के ऊपर थी ये प्रॉब्लम। मैं बता देता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है, और प्रॉब्लम ये है कि हमें एक एरे समझ लो गिवन है। ठीक है, एक एरे गिवन है,
समझो A1 A2 A3 अप टू AN, ठीक है। तुम क्या कर सकते हो, एक ऑपरेशन तुम कितने भी, पहली बात तो इसमें दे रखे हैं कि तुम कितने भी ऑपरेशन लगा सकते हो, और एक ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू, तुमने कोई भी इंडेक्स पकड़ा AI AJ, जो मर्जी तुम उसको एंड करो, मतलब जैसे तुम ऐसे कर दो कि AI को तुम क्या कर दो, AI को तुम कर दो AI एंड था और था, हाँ AI को कर दो तुम AI एंड AJ, और जो तुम्हारा AJ था उसको कर दो तुम AI और AJ, ठीक है। तो ये ऑपरेशन तुम कितनी बार भी, जितनी मर्जी तुम्हारी उतनी बार परफॉर्म कर सकते हो। तुम्हें बस ये बताना है कि फाइनल में ना, तुम्हें एक और पहली बात तो इंटीजर गिवन होगा k, तो तुम्हें है ना इस एरे के कोई भी k नंबर्स उठाने हैं, कोई भी k नंबर्स उठाओ, उनका निकालो सम ऑफ स्क्वायर्स, और तुम्हें वो जो है वो मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर निकालो और वो तुम्हें मैक्सिमाइज करना है। अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ। हमारे पास एक गिवन है, एक एरे, और हमें एक गिवन है इंटीजर k। हम एरे में कुछ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब तुम्हारे जितनी मर्जी तुम उतने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, और हर एक ऑपरेशन में तुम क्या कर सकते हो, दो इंडेक्स उठाओगे, कौन से IJ, AI को कर दो AI एंड AJ, और जो AJ है उसको कर दो AI और AJ, और तुम्हें मतलब ये ऐसे तुम पूरी एरे में टोटल कितने भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तुम्हें बताना है कि तुम्हें एंड में है ना ये परफॉर्म, जितनी तुम्हारी मर्जी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद तुम्हें एंड में k उठाने हैं, k नंबर्स उठाने हैं। समझो कि तुम्हारे जो k है वो समझो 2 है, और तुम्हारे पास जो एरे बची ना वो भी समझो 2 साइज की है, तुम्हारी 1 और 3 है जो तुम्हारी एरे है, ठीक है। उसमें ये वाली वैल्यूज है, तो तुम्हें 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इन सबको है ना प्लस करना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 135 बचे होते, मतलब जो तुम्हारी एरे में वैल्यूज हैं, और तुम्हें k इज इक्वल टू 2 होता, तो तुम्हें मैक्सिमाइज करने के लिए तुम क्या उठाओगे, मतलब जो है स्क्वायर्स का सम, तुम 3 और 5 को उठाओगे, क्योंकि 1 से तो कम आएगा ना सम ऑफ स्क्वायर्स, प्लस 5 स्टार 5, इससे तुम्हारा आंसर जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है कि हम क्या मतलब कैसे हमने, मतलब हमारे पास बचा तो सिंपल ही क्वेश्चन कि हमारी जो एरे होगी ना उसमें हम कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और एंड में जो हमारे पास सबसे बड़े नंबर्स आएंगे ना, सबसे बड़े k नंबर्स को मैं सिंपली उठाऊंगा, सबसे बड़े k नंबर्स को, और मैं क्या करूंगा कि उनका ही स्क्वायर्स का सम लूंगा। क्यों, छोटे नंबर से तो ऑब्वियसली कम आएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल सी बात है समझने में। बाकी बात ये बची अब कि हम जो है ना नंबर्स को बढ़ा के, मतलब हम कहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके लिए है ना तुम्हें सबसे पहले तो कुछ नॉलेज होनी चाहिए बिट्स की, कि मतलब बिट्स कैसे वर्क करती हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल बिट को लेते हैं जो कि है 1 और 0। हमें एक पे एंड रखना है, एक पे और रखना है, तो समझो कि मैं 1 और 0 का एक पे एंड रखता हूँ तो वो कितना आएगा 0, दूसरे इंडेक्स पे मैं और रखता हूँ तो कितना आएगा 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ कोई भी बिट क्रिएट नहीं हुई, कोई भी बिट हटी नहीं, केवल क्या हुआ, बिट्स जो है वो क्या हुई, स्वैप। ये एक मतलब की ऑब्जर्वेशन थी इस क्वेश्चन की। अगर तुम ये देख लेते तो देख लो तो क्वेश्चन बहुत ईजी है सॉल्व करना। अब अगर तुम ये सोचो कि 0 0 था तो भी 0 0 हो जाएगा, एक पे एंड एक पे और, 1 1 था तो 1 1 रहेगा। तो इसमें क्या है मतलब कि तुम कोई भी ऑपरेशन करके कोई भी बिट जो है वो क्या कर सकते हो, तुम क्या कर दोगे, स्वैप, एंड और लगा के, ठीक है। अब एक चीज और सीख लो कि जब भी तुम्हारा बिट्स का क्वेश्चन आए ना तो तुम्हें बिट्स की टर्म्स में सोचना है, और तुम्हें अगर 10⁻9 तक है ना, अगर तुम्हारा 10⁻9 है तो 10⁻9 इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 2⁻30, ठीक है। 2⁻30 जो है थोड़ा सा बड़ा ही हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हो, तुम जब भी तुम्हारा बिट्स का क्वेश्चन है तुम्हें 30 बिट्स के टर्म्स में सोचना है, 30 बिट्स के टर्म्स में सोचना है, क्योंकि बिट्स के टर्म्स में सोचना काफ़ी ईजी होता है फॉर एंड और जॉर टाइप्स क्वेश्चन, और पूरा सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मेरे को तो।
तो हमने केवल बिट्स की टर्म्स में सोचा तो हमें ऑब्जर्वेशन मिल गई। अब सोचो कि मैं 2 बिट्स की टर्म्स में सोचता हूँ, मैं ऐसे सोचता हूँ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो मैं है ना, अगर मैं और वाला ऑपरेशन परफॉर्म करता तो यहाँ पे क्या आ जाती 1, तो 1 यहाँ आ जाता, 1 यहाँ आ जाता, और यहाँ पे कितना आ जाता एंड जैसे, तो ये होता 0 और 0। क्या मतलब है इसका, जो तुम्हारी बिट है वो क्या हो गई, तुम्हारी स्वैप, ठीक है। जो तुम्हारी बड़ी और जो तुम्हारे पास, मतलब इसका क्या मतलब बना कि जब भी तुम और ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो अगर किसी दोनों बिट्स, मतलब तुमने सोचो तुम ऐसे देख रहे हो, तुम 30 बिट्स देख रहे हो, 30th बिट पे समझो यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, तो एक पे और करोगे, अगर एक पे एंड करोगे, मतलब हम यही तो कहना है, एक पे और के इक्विवेलेंट और एक पे एंड के इक्विवेलेंट, तो दोनों पे 1 1 ही रहेगा। और अगर तुम्हारे पास 1 0 था तो और में 1 आ जाएगा, और एंड में कितना आएगा 0 0 0 था, तो दोनों पे 0 0, और तुम्हारा अगर 1 1 0 1 होगा तो तुम्हारा यहाँ पे और पे 1, एंड पे 0। तो इसका मतलब क्या है कि बिट्स जो है ना, जो बिट्स हैं वो केवल क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है हमारी बिट्स जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे, ठीक है। इतना समझ आ रहा है अभी हमें, ठीक है। अब अगर तुम एक चीज सोचो कि तुम्हारे पास है ना, एक नंबर था कुछ ऐसे, ये एक नंबर था, दूसरा तुम्हारा नंबर था कुछ ऐसे, ठीक है। तुम्हें इनका सम ऑफ स्क्वायर्स ही निकालना है ना, तो सबसे पहले सोचो इसकी पहले वैल्यू क्या है, इसकी है वैल्यू 5, इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो अगर सोचो मेरी एरे यही होती तो इसका आंसर होता 5 स्टार 5 प्लस 2 स्टार 2, जो कि किसके इक्वल होता 25 प्लस 4 29। और अगर तुम स्वैपिंग ऑपरेशन, मतलब ये जो है स्वैपिंग वाला नहीं, ये जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, ये बिट जो है ना ये उठ के और में आ जाएगी, तो मतलब और वाले पार्ट में 1 1 1 हो जाएगा, एंड वाले पार्ट में 0 0 0। तो एंड वाले पार्ट में हमारे पास बिट्स सबसे कम आ जाती हैं, मतलब, और जो हमारे और वाले पार्ट में वहाँ पे ट्रांसफर होके आ जाती हैं बिट्स, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 होता तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे भी 1 रहता उस वाले केस में, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो है, जो हमारे पास समझो कि ए वाले पार्ट, एक पार्ट में 0 है, एक में 1 है, मतलब दो इंटीजर उठा है, एक में 0 एक में 1, तो एक से उठ के दूसरे में आ जाएगा 1 1 1 है तो 1 1 ही रहेगा, 0 0 है तो 0 0 ही रहेगा। तो इस वाले केस में जो है ना हमारा सम क्या हो गया, इस वाले केस में तुम ये देखो कि अगर तुम्हारी एरे ऐसे हो जाती तो तुम्हारा सम क्या होता। तो ये कितना है, 4 प्लस ये है तुम्हारा 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता 49। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जितना मेरा बड़ा होते जाएगा ना नंबर, मतलब समझो कि जितना मेरा बड़े होते जाएंगे नंबर्स, उतना मेरा आंसर मेरा मैक्सिमाइज होते रहेगा। मतलब यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो बेसिकली मैंने अभी अभी बताया जैसे बिट ट्रांसफर हो रही है बस, तो यहाँ पे अगर तुम सम देखोगे तो कितना है 7, यहाँ पे भी सम देखोगे ना, टोटल सम जो है ना वो कभी चेंज नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बिट्स जो है वो क्रिएट भी नहीं हो रही, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो रही, वो बस ट्रांसफर हो रही हैं। तो 5 प्लस 2 7 आ रहा है, यहाँ पे भी तुम देखोगे तो 7 और 0 7 ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें हमेशा जो है ना, अगर मैं बड़े नंबर्स बनाऊं, उसमें अभी अभी मैंने देखा तो फ़ायदा है अगर मैं ऐसे नंबर्स बना देता हूँ जो कि ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल रहेंगे। जैसे कि समझो ये 7 है, अगर तुम्हारा 3 और 4 होता ना, जो कि बहुत ज़्यादा बल्कि क्लोज है, इससे सम और कम होता। देखो 9 प्लस 16 कितना होता है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 25। तो जितना ज़्यादा गैप बढ़ता जाएगा ना नंबर्स के बीच, जितने ज़्यादा बड़े बनते जाएंगे नंबर्स, उतना ज़्यादा हमारा आंसर क्या होते रहेगा, बड़ा होते रहेगा, क्योंकि सम जो है वो सेम रहेगा। तो मतलब ये एक सिंपल सी बात कह सकते हो, अगर a प्लस बी इज इक्व टू एक्स है, और तुम हमारे बीच ए और बी के बीच में जितना कम गैप है ना, जितना कम गैप होगा, कम गैप, तो मैं कह सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ना वो उतना कम आएगा, और जितना ज़्यादा गैप होगा, जितना ज़्यादा गैप होगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उतना ही ज़्यादा आएगा, ठीक है। अभी अभी हमने ये एग्जांपल देख लिया, ठीक है। तो ये हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस थी। अब इसके सॉल्यूशन पे मूव करते हैं। तो हमारे सॉल्यूशन पे हमें एक चीज़ पता चल गई कि हमें है ना बड़े नंबर्स बनाने हैं, मतलब गैप हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। और कोई भी बिट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो सकती है ईजीली।
तो मैंने कुछ भी नहीं किया, समझो कि मेरे को एंड में के नंबर्स ही उठाने हैं ना, तो मैं के सबसे बड़े नंबर्स बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो समझो कि मैंने 30th बिट पे मैं गया, मैं 30th बिट पे गया मैं सारे नंबर्स की, और मैंने टोटल काउंट कर लिया कि कितनी सेट बिट्स हैं 30th बिट पे। अगर वो समझ लो मेरी आ गई x, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया कि जो हम बिट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, हम अपने ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर x जो है ना वो तुम्हारा जो है वो k से कम हो सकता है, या तो k के बराबर या ग्रेटर देन इक्वल्स टू k हो सकता है। तो बिट्स जो है मेरी कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अगर मेरा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू k है, तो मैं क्या चाहूँगा कि मैं सारे के सारे जितने भी मेरे k नंबर्स हैं ना, उन सब पे मैं 1111 वो वाली बिट डाल दूं, क्योंकि इससे जो मेरा नंबर है वो बहुत बड़ा बन जाएगा, है ना। अगर मेरा x जो है वो लेस देन k है, ठीक है, x जो है वो मेरा लेस देन k है, तो इनमें से मैं सबसे बड़े x नंबर्स, रुको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो समझ लो कि मैंने इनिशियली k नंबर्स ले लिए, मैं इनिशियल से बना रहा हूँ, मैं अपने नंबर्स बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, और वो 0 0 हैं, ठीक है। इनिशियली सब समझ लो 0 0 हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सारी की सारी बिट्स पे आइटरेट करता हूँ, ठीक है, आइटरेट करता हूँ, और मैं स्टार्ट करता हूँ 30th बिट से। यहाँ पे मेरी x बिट्स आई जो कि सेट है, तो मैंने अभी अभी बताया था, मैं सारी की सारी बिट्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ एक जगह से दूसरे जगह पे एंड और परफॉर्म ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग। तो अगर मेरा ऐसा केस है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं x बिट ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और वो x जो है वो ग्रेटर देन k है, तो मैं सब पे 1111 डाल दूंगा। इनिशियली मैं सबकी वैल्यू 0 0 0 मान रहा हूँ, तो क्या मेरा जो k नंबर्स हैं वो मेरे हो जाएंगे 2 की पावर 30, 2 की पावर 30, 2 की पावर 30, क्योंकि मैंने सबको सेट कर दी, सबकी बिट सेट कर दी वो वाली। अगर वो मेरा लेस देन k होता जो मेरा x है, तो मैं किसी x इन k में से किसी x वालों को की जो बिट है 30th वाली वो सेट कर पाता। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि बिट्स हम क्रिएट नहीं कर सकते, बिट्स हम केवल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो खुद बात सोचो कि तुम कौन से x नंबर्स पे अपनी बिट सेट करना चाहोगे, ये 30th बिट। तो अभी अभी हमने ऑब्जर्व किया था थोड़ी देर पहले कि हमें जो है ना गैप जितना ज़्यादा हो, मतलब अगर मेरे पास 2 बिट्स हैं और मेरे पास ये 4 नंबर हैं, मतलब समझो कि के साइज की मैंने इनिशियली एरे बना रखी है जिसपे मैंने के नंबर्स लिए थे 0 0। तो ये मेरे पास समझो कि इस एरे का दूसरा नाम ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। के साइज की एरे है बी, B1 B2 B3 BK, ठीक है। तो अगर ये मेरी x जो है वो कितना है, x2 आया हमारे पास, केवल 2 ही हमारी, और ये समझ लो कौन सी बिट पे चेक कर रहा है, मैं 28th बिट पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा समझ लो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सम तो मेरा सेम ही रहेगा ना, क्योंकि मैं 2 बिट कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो मैं उन वाले नंबर्स पे हमेशा करने की कोशिश करूँगा ट्रांसफ़र जो कि ऑलरेडी बड़े हैं, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक बड़ा नंबर है, समझ लो B1, और तुम उस पर दोबारा ऐड कर रहे हो ये वाली जो बिट है, तो तुम क्या कह सकते हो कि इसको तुम और बड़ा बना रहे हो, और जो दूसरे हैं उनके कंपैरिजन में B2 काफ़ी छोटा नंबर था, तो B1 काफ़ी बड़ा बन गया और B2 ऑलरेडी छोटा था। तुम B2 में ऐड करते तो तुम B2 को बढ़ाते हो, और वो मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाता, कम हो जाता। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा हमें डिफरेंस कितना ज़्यादा, अगर हमारा सम ऑफ नंबर्स सेम है तो हम डिफरेंस क्या बनाएंगे, हम ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, उससे हमारा आंसर सबसे बड़ा आएगा। तो बस इस चक्कर में जो मेरे सबसे बड़े नंबर्स है उन्हीं में ऐड करो, जिससे उनके बीच का जो गैप है के नंबर्स के बीच का वो बढ़ता चला जाएगा, और हमारा आंसर मैक्सिमाइज उसी केस में हो सकता है, ठीक है। तो बस अगर तुम्हारे पास एक्सिस लेस देन के है तो सबसे बड़े नंबर्स उठाओ जो कि तुम्हारे अब तक बन चुके हैं, वो उठा लिए तुमने, और उन सब में वो वाली बिट जो है वो ऐड कर दो, और बाकियों को ऐसे ही रहने दो। तो ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करके तुम्हारी एंड में जो बी एरे आए उसमें तुम्हें क्या करना है, उसमें सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल लो, सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। अब मैं इसका कोड दिखा देता हूँ। इसका जो कोड है ना वो देखो ऐसा है, मतलब जो हमने बातें करी थी केवल वही है, हमने एक वेक्टर ले लिया, समझ लो s, है ना।
इनिशियली के साइज का मैंने उसको बनाया और मैंने सब सारी ज़ीरो वैल्यूज़ ले लिया। मैं इनिशियल से स्टार्ट करूँगा 30th बिट से कि क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मैंने 0 से 30 बिट तक सारी बिट पे मैं जाता हूँ। मैंने चेक कर लिया कि कितनी सेट बिट्स हैं यहाँ पे, ये मैंने चेक कर लिया। अगर मेरा जो काउंटर है ना, अगर वो समझो कि के से भी ज़्यादा है तो मेरे को ज़रूरत ही नहीं है ना, मेरे को तो केवल के नंबर से मतलब है भाई, ज़्यादा नंबर से मतलब ही नहीं है। तो मैंने उसको मिन ऑफ काउंटर मिन ऑफ के कर दिया। और मैंने क्या किया कि मैंने सबसे बड़े के नंबर उठाए। मैं बताता हूँ कि मैंने सबसे बड़े के कैसे उठाए। और मैंने सबसे बड़े के उठा के उन पे ये वाली बिट जो है वो सेट कर दी सिंपली। मैंने सबसे बड़े इस तरीके से उठाए कि मैं ऑपरेशन इनिशियली सारे 0 0 0 थे, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है ना, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, क्योंकि सारे इक्वल है। फिर जब मैंने इनको सेट कर दिया, मैंने इनको सॉर्ट करके रिवर्स कर दिया, तो अब ये कौन से ऑर्डर में आएंगे, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे उससे छोटा, इस तरीके से। तो अब जब भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा ना, काउंटर वो 0 से काउंटर कौन से उठा रहा होगा, शुरुआत के बड़े नंबर्स, बस उनमें ऐड किया। बस मैं हर एक नंबर पे जाके मैंने इसका सम निकाल लिया, मतलब जो भी एस के थे, तो सम ऑफ स्क्वायर्स निकाल लिया, आंसर में स्टोर कर लिया और एंड में रिटर्न कर दिया आंसर। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मतलब अगर तुम्हें डेली अपडेट्स चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मैं डेली वीडियोस बनाया करूँ कॉन्टेस्ट के ऊपर, कोड फोर्स से और लीड कोड के। तो इफ़ यू वांट दोज वीडियोस प्लीज़ चेक आउट दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और तुम फॉलो भी कर सकते हो लिंक्डइन पे, क्योंकि मैं वहाँ पे भी अपडेट्स डालता रहता हूँ, लाइक मेरी रेटिंग वेटिंग अपडेट होती है, या फिर कुछ भी, कभी कभी एडिटोरियल भी पोस्ट कर देता हूँ मैं उस पर। सो या दैट्स इट, बाय बाय। और मैं लिंक दे दूँगा, हाँ मतलब मैं लिंक दे दूँगा अपने लिंक्डइन के नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, गुड बाय।